Good morning to all of you and welcome to SKG Commerce classes. I hope all of you are fine. आज की क्लास का टॉपिक है SCSS द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसे हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पार्ट 1, जिसमें हमने कवर किया है ओपनिंग ऑफ अकाउंट, डिपॉजिट्स, मोड ऑफ डिपॉजिट, नॉमिनेशन, इंटरेस्ट फॉन डिपॉजिट्स। इन पॉइंट्स को आज आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ये एक सेविंग स्कीम है सीनियर सिटीजन्स के लिए और रिटायर्ड इंडिविजुअल के लिए। गवर्नमेंट की स्कीम है, इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर गारंटेड रिटर्न देती है। क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो ये सेफ़ एंड रिलायबल है। इसमें जो इंटरेस्ट रेट है और सेविंग स्कीम के कंपैरिजन में अच्छा है। ये स्कीम 2004 में स्टार्ट हुई थी। ये सीनियर सिटीजन्स के लिए और रिटायर्ड इंडिविजुअल के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बेनिफिट्स आगे आने वाली स्लाइड्स में हमें धीरे धीरे पता लग जाएंगे। अगर इस अकाउंट को खोलना है तो इस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस में भी खोला जा सकता है और ऑथराइज्ड बैंक्स में भी इसे खोला जा सकता है। अब बात करते हैं ओपनिंग ऑफ अकाउंट की कि इस अकाउंट को कौन खोल सकता है। कोई भी इंडिविजुअल जो अकाउंट ओपनिंग डेट पर 60 साल के हो चुके हैं वो इस अकाउंट को खोल सकता है। लेकिन अगर कोई रिटायर्ड इंडिविजुअल है जो सुपर एन्युएशन पर या वीआरएस लेकर रिटायर हो रहे हैं, वो 60 से पहले इस अकाउंट को खोल सकता है। लेकिन अकाउंट ओपनिंग की डेट पर उसकी उम्र 55 या 55 से ज़्यादा होनी चाहिए। रिटायर्ड इंडिविजुअल के लिए एक कंडीशन ये है कि उसे रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर इस अकाउंट को खोलना होता है। साथ में उसे रिटायरमेंट बेनिफिट रिसीट होने का प्रूफ और एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट भी लेकर देना होता है, जिसमें उसकी रिटायरमेंट की डिटेल, रिटायरमेंट के बेनिफिट और उसकी पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द एम्प्लॉयर, ये सब मेंशन होता है। इसके अलावा रिटायर्ड जो डिफेंस पर्सनल है, जिसमें सिविलियन डिफेंस एम्प्लॉयज़ को नहीं लिया जाता, वो भी इस अकाउंट को खोल सकते हैं और वो उनकी एज कम से कम 50 होनी चाहिए। पहले इस एज पर बार नहीं था, लेकिन बाद में ये 50 कर दी गई। तो इस स्लाइड के अकॉर्डिंग कोई भी इंडिविजुअल जो 60 का हो चुका है वो इस अकाउंट को खोल सकता है। लेकिन अगर रिटायर्ड इंडिविजुअल है जो 60 का नहीं हुआ लेकिन वो 55 या उससे ज़्यादा हो गया है, तो वो इस अकाउंट को खोल सकता है। और डिफेंस पर्सनल जो रिटायर हो रहे हैं वो 50 की उम्र के बाद इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या एक इंडिविजुअल एक से ज़्यादा SCSS अकाउंट खोल सकता है? तो बिल्कुल, एक इंडिविजुअल एक से ज़्यादा SCSS अकाउंट खोल सकता है, लेकिन इन अकाउंट में जो टोटल अमाउंट डिपॉजिट होगा वो मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका ये अकाउंट खोला जाना था, उसकी डेथ हो जाती है और उसके जो टर्मिनल बेनिफिट्स मिले हैं उसकी डेथ पर, उन बेनिफिट्स को लेकर एक लीगल एयर इस अकाउंट को नहीं खोल सकता है। कहने का मतलब है कि सिर्फ वही पर्सन इस अकाउंट को खोल सकता है जो रिटायर हुआ है, जिसके एक्चुअल में वो टर्मिनेट बेनिफिट्स है। कोई और पर्सन उसके बिहाफ पर ये अकाउंट नहीं खोल सकता है। ये अकाउंट पर्सन इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी खोल सकता है और जॉइंटली भी खोल सकता है, लेकिन जॉइंट सिर्फ स्पाउस के साथ किया जा सकता है। और जब ये अकाउंट खोला जा रहा है तो एज के लिए जो क्राइटेरिया देखा जाता है वो पहले अकाउंट होल्डर का देखा जाता है। जॉइंट होल्डर के लिए एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। NRI और PIO और HUF ये इस अकाउंट को नहीं खोल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी किसी अकाउंट होल्डर ने अकाउंट खोला, उस टाइम पर वो रेजिडेंट था लेकिन वो बाद में नॉन रेजिडेंट बन जाता है, तो इस अकाउंट को चलने दिया जा सकता है नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पर। मतलब इस अकाउंट का पैसा कंट्री से बाहर नहीं लेकर जाया जा सकता और अकाउंट को जो है नॉन रेजिडेंट मार्क कर दिया जाता है।
अब डिपॉजिट्स की बात करें तो मिनिमम डिपॉजिट कितना रहेगा 1,000 रुपये, और 1,000 रुपये से अगर ऊपर जमा कराना है तो 1,000 के मल्टीपल में ही। और मैक्सिमम डिपॉजिट कितना रहेगा 15 लाख रुपये। लेकिन अगर कोई पर्सन रिटायरमेंट के बाद इस अकाउंट को खुलवा रहा है तो उसको जितने रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिले हैं और 15 लाख रुपये, जो दोनों में कम अमाउंट है, वो उस अकाउंट के लिए मैक्सिमम लिमिट बन जाएगी। रिटायरमेंट बेनिफिट में इंक्लूड होते हैं प्रोविडेंट फंड ड्यूज, ग्रेच्युटी ऑन रिटायरमेंट, कम्यूटेड पेंशन, लीव इनकैशमेंट, ग्रुप सेविंग, लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम का सेविंग एलिमेंट जो एम्प्लॉय रिटायरमेंट पर एम्प्लॉय को पे करता है, एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो वीआरएस के अंडर दी जाती है। देयर शैल बी ओनली वन डिपॉजिट इन द अकाउंट। अब बात इस पॉइंट का मतलब ये है कि इस अकाउंट में जो डिपॉजिट है वो एक ही बार होगा। अगर मान लीजिए SC/SS स्कीम में इंडिविजुअल ने एक से ज़्यादा अकाउंट खोल लिए तो ज़्यादा अकाउंट तो खोले जा सकते हैं, लेकिन हर अकाउंट में जो अमाउंट का डिपॉजिट होगा वो सिर्फ एक ही बार होगा। मोड ऑफ डिपॉजिट्स, किन तरीक़ों से इस अकाउंट में पैसे जमा करवाए जा सकते हैं? तो अगर 1 लाख तक का पैसा जमा कराना है तो कैश में करवाया जा सकता है, उससे ऊपर का चेक और DD के थ्रू। चेक और DD के केस में जिस दिन वो चेक इन कैश होता है उस दिन को डेट ऑफ डिपॉजिट माना जाता है, चेक की डेट को नहीं माना जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी डिपॉजिट किया जा सकता है, जैसे नेट बैंकिंग। नॉमिनेशन क्या होती है? देखिए, जो अकाउंट होल्डर है, मान लीजिए उसकी डेथ हो जाती है तो उसके अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा होता है वो पैसा मिलने का राइट होता है नॉमिनी को। नॉमिनेशन में जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है उसे नॉमिनी कहा जाता है, और अकाउंट होल्डर की डेथ होने पर पैसा मिलने का जो राइट होता है वो नॉमिनी को होता है। उसको पैसा मिलने का राइट होता है, लेकिन उन पैसों पर जो राइट होता है वो नॉमिनी का नहीं होता है। मतलब कि अगर लीगल एयर्स हैं तो वो लीगल एयर्स के राइट को नहीं ले सकता है। SC/SS अकाउंट में एक से ज़्यादा पर्सन की नॉमिनेशन की जा सकती है। अकाउंट खोलने के टाइम पर भी नॉमिनेशन की जा सकती है और बाद में भी की जा सकती है, लेकिन अकाउंट बंद होने से पहले करनी है। नॉमिनेशन को कैंसिल भी किया जा सकता है और उसकी जगह फ्रेश नॉमिनेशन भी की जा सकती है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो नॉमिनेशन तो उसमें भी की जा सकती है, लेकिन अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो पहला राइट आता है वो आता है जॉइंट होल्डर का, और अगर जॉइंट होल्डर की भी डेथ हो जाती है तब नॉमिनी का जो राइट है अराइज होता है। एक पॉइंट ये भी है कि मान लीजिए स्पाउस है वो जॉइंट होल्डर है या स्पाउस ही इकलौती नॉमिनी है, तो वो उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकती है। उस अकाउंट में नॉमिनी चेंज या न्यू अपॉइंट कर सकती है। नॉमिनी कभी भी NRI नहीं हो सकता, मतलब NRI के फेवर में नॉमिनेशन नहीं किया जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स की बात करें तो रेट्स कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज की डेट में जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? 7.4% पर एनम। ये जो इंटरेस्ट रेट है और सेविंग स्कीम से अच्छा है। अगर हम बैंक में FD की बात करें तो FD में भी जो इंटरेस्ट रेट है वो आज की डेट में मैक्सिमम अगर कहें तो 1 साल का कोई बैंक दे रहा है 6%, और अगर सीनियर सिटीज़न का बेनिफिट लगा भी लें तो 0.5 एडिशनल होकर 6.5% का रेट बनता है। ठीक है, और प्रोविडेंट फंड में भी इस टाइम का जो रेट है वो 7.1% है। तो अगर हर कंडीशन में देखें तो इंटरेस्ट रेट इस स्कीम में ज़्यादा है, और जो इंटरेस्ट है वो अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी के पहले वर्किंग डे पर पेबल होता है। जो ड्यू डेट होती है उस पर जो मैंडेट देता है अकाउंट होल्डर सेविंग अकाउंट का, उसमें ये इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया जाता है। अगर कभी भी 15 लाख से ज़्यादा का अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो जिस दिन वो अमाउंट क्रेडिट हुआ है एक्सेस अमाउंट और जिस दिन वो रिफंड होगा उसके बीच के ड्यूरेशन के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो पोस्ट ऑफिस के सेविंग रेट वाला दिया जाता है। अगर कभी अकाउंट बंद होने के टाइम पर अकाउंट मैच्योरिटी पर बंद नहीं किया जाता और ना ही एक्सटेंडेड किया जाता है तो तब भी जो इंटरेस्ट है वो
उस पीरियड के लिए सेविंग रेट जो पोस्ट ऑफिस में चलता है उसके अकॉर्डिंग ही रेट दिया जाता है। अब अगर मान लीजिए कभी एक क्वार्टर कम हुआ है, जो जिसके लिए डिपॉजिट देना है, इंटरेस्ट देना है, जब अकाउंट खोला गया था, और मान लीजिए अकाउंट है जब खोला गया, अकाउंट खोला गया 1 फरवरी को, ठीक है, तो इंटरेस्ट पेबल कब होगा, इसमें 31 मार्च तक का इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, इसकी कैलकुलेशन की जाएगी उस पूरे क्वार्टर के मंथ के तीनों महीनों के दिन देख लिए जाएंगे। मान लीजिए वो बनते हैं कितने, आपके 90 डेज़ बन जाते हैं। 90 डेज़ होने के बाद 90 डेज़ का हम एज्यूम करते हैं जो इंटरेस्ट होगा, मान लीजिए 1800 रुपये हुआ, तो 1800 डिवाइडेड बाई 90 कितना हो गया, पर डे का इंटरेस्ट कितना हो गया, 20 डेज़। और आपकी एफडी कब मतलब आपने अमाउंट कब डिपॉजिट करवाया, फैब में, तो हम मान के चलते हैं 60 डेज़ ये हो गए। तो अगर आपका एक दिन का इंटरेस्ट हुआ 20 और 60 डेज़ के लिए आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 1200, ठीक है। अब इंटरेस्ट है जो हर क्वार्टर में ड्यू हो जाता है, और अकाउंट होल्डर अगर उसे क्लेम नहीं करता है तो वो बाद में क्लेम तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब तक वो अमाउंट अकाउंट में पड़ी रही उसको कोई एडिशनल इंटरेस्ट मिलेगा, उसे उस इंटरेस्ट के ऊपर कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर डिपॉजिट ऑफिस मतलब पोस्ट ऑफिस या बैंक सीबीएस में आते हैं, उनके वहाँ पर सीबीएस एप्लीकेशन चलता है, तो और अकाउंट होल्डर का अकाउंट है, तो ड्यू डेट पर जो अमाउंट है डायरेक्टली सेविंग अकाउंट में चली जाएगी। तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया SCSS का पार्ट 1। और अगर आज के टॉपिक आपको समझ आया है तो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं हम अब आपके साथ अगली वीडियो SCSS के पार्ट 2 के साथ जल्द ही। थैंक यू सो मच।